हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 6 के दीर्घोत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। इसमें इस क्वेश्चन 6 से शुरू किया जाएगा। इसका पार्ट 1 का वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा छठा क्वेश्चन है, यौन अवस्था या प्यूबर्टी के समय किशोर बालक बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तन का वर्णन करें। यानी कि यौन अवस्था किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं में जो भी परिवर्तन होता है उसका वर्णन करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। किशोरावस्था में होने वाले कुछ परिवर्तन बालक एवं बालिकाओं में एक समान होते हैं, जैसे कान एवं दोनों जांघों के बीच जनांग के समीप बाल आने लगते हैं। टांगों तथा भुजाओं पर कोमल बाल उगने लगते हैं। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं। त्वचा कुछ तैलीय होने लगती है। इस अवस्था में चेहरे पर फुंसियों का निकलना भी प्रारंभ हो सकता है। इस परिवर्तनों के अतिरिक्त किशोर बालक बालिकाओं के शरीर में अलग अलग प्रकार के कुछ परिवर्तन भी होने लगते हैं। जैसे किशोरावस्था में बालिकाओं के स्तन उभर आने लगते हैं। स्तन के केंद्र में स्थित स्तनाग्र के चारों ओर की त्वचा का रंग ज़्यादा गाढ़ा होने लगता है। मानसिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। किशोर बालक में मूछें और दाढ़ी का उगना प्रारंभ होने लगता है। स्वर यंत्र या लैरिंक्स के परिपक्व होने के कारण आवाज़ में भारीपन आने लगते हैं। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं। वृषण में नर युग्मक शुक्राणु बनने लगते हैं। नर मैथुन अंग शीशन के आकार में कुछ वृद्धि होने लगते हैं। मानसिक भावनाओं में प्रभाव कभी कभी शीशन का आकार में सामान्य से ज़्यादा अस्थायी वृद्धि तथा कठोरता आने लगते हैं। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन, पुरुष के आंतरिक जनन अंगों का वर्णन करें। यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। मनुष्य नर जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग आते हैं। यहाँ पे पहला हो गया वृषण। पहला वृषण के बारे में बताया गया है। मनुष्य में एक जोड़ी वृषण होते हैं जो वृषण कोश के अंदर बंद रहते हैं। वृषण में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। वृषण से शुक्राणु निकलने के बाद लगभग 48 घंटे तक जीवित रहते हैं। शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन कहलाता है। वृषण कोश शुक्राणु को शरीर के ताप से 0 से 30 डिग्री सेल्सियस निम्न ताप प्रदान करते हैं। वृषण के कार्य के बारे में यहाँ पे बताया गया है। शुक्राणु उत्पन्न करना, नर लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन की उत्पत्ति तथा श्रावण। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं। यदि वृषण देह गुहा में ही रह जाते हैं तो बाध्यता उत्पन्न होती है। और यहाँ पे देख लेते हैं एपिडिडिमिस। यह एक नलिका संरचना होती है जो वृषण के साथ मजबूत से जुड़ी रहती है। यह सेमिनिफेरस नलिकाओं से जुड़ी रहती है और शुक्राणुओं के लिए एक संचय घर का कार्य करती है। और यहाँ पे देख लेते हैं शुक्राशय। अगला शुक्राशय हमारा तीसरा एडिडिमिस से शुक्राणु वाहिनी द्वारा शुक्राशय में आते हैं। यहाँ ये पूरी तरह परिपक्व हो जाते हैं तथा इसमें कुछ स्राव मिल जाते हैं। और अगला हो जाएगा यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि। यह ग्रंथि कुछ विशिष्ट गंध या स्राव स्रावित करती है जो शुक्र के रस में मिल जाते हैं। और यहाँ पे 5वां हो जाएगा मूत्र मार्ग। यह वह मार्ग है जिसमें से होकर मूत्र बाहर आता है। यह मूत्र मार्ग एक पेशीय अंग से निकलता है जिसे शीशन कहते हैं। शीशन का उपयोग मूत्र करने के साथ साथ शुक्राणुओं को निकालने के लिए भी किया जाता है। और यहाँ पे 8वां क्वेश्चन हमारा है, स्त्री में लैंगिक जनन चक्र का वर्णन करें। स्त्री में लैंगिक जनन चक्र का वर्णन करें। यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं।
स्त्री का मानसिक धर्म यानी कि चक्र होगा यहाँ पे, चक्र यहाँ पे स्त्री में मानसिक चक्र। स्त्री में यह चक्र 13 से 15 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है। यह यौन अवस्था होती है। स्त्री के मानसिक चक्र यहाँ पे 28 दिनों तक का होता है। यही समय अंडाणुओं का पूर्ण जीवन काल होता है। इसकी अवस्था निम्न है। पहला अवस्था देख लेते हैं। 1 से 5 दिनों तक पुराना अंडाणु जनोधर्म के समय बाहर आता है। अंडाशय में नए अंडाणु में वृद्धि प्रारंभ हो जाते हैं। 6 से 12वें दिन तक अंडाशय से शुक्राणु परिपक्व होकर ग्योफियन फॉलिकिन बन जाते हैं। और यहाँ पे 13वें से 14वें दिन ग्राफियन फॉलिकिन अंडाशय से बाहर आकर अंडवाहिनी में पहुंच जाती है। यह अंडोत्सर्ग कहलाती है। और यहाँ पे पाँचवा हो जाएगा। पाँचवा स्थिति 15वें से 16वें दिन अंडाणु अंडवाहिनी और फिर गर्भाशय में आकर शुक्राणु से मिलने की प्रतीक्षा करता है। यदि इस बीच निषेचन होता है तो अंडाणु युग्मजनन में परिवर्तन हो जाते हैं, जो विकास करके 9 माह में शिशु बनकर जन्म लेता है। और यहाँ पे आगे 5वां हो जाएगा। निषेचन नहीं होता है तो यह 17 से 18वें दिन तक यह निष्क्रिय हो जाता है। 28 दिनों के बाद जनोधर्म से बाहर आता है। और 5वां हो जाएगा यहाँ पे, यह चक्र एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोनिक हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित रहता है। स्त्री में रजोनिवृत्ति 45 से 50 वर्षों तक होती है। लड़कों में किशोरावस्था से प्रारंभ 13 वर्षों से 15 वर्षों में होता है। इनमें कोई चक्र नहीं होता। शुक्राणुओं का निर्माण जीवन भर होता है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है 9वां नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए व्यवहार में लाए जाने वाले विभिन्न उपायों का वर्णन करें। तो फिर इसका आंसर देख लेते हैं। जनसंख्या नियंत्रण में निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। पहला हो जाएगा यहाँ पे प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड। अगर कुछ दिनों तक संभोग को रोक दिया जाए तब उस दौरान स्त्री के योनि में वीर्य का प्रवेश नहीं होगा, जिससे अंडाणु निषेचन की संभावना नहीं रहेगी। अतः संभोग के समय का सामंजस्य कर अंडाणु निषेचन को रोका जा सकता है। सामान्यतः मासिक स्राव के 14वें दिन अंडाशय से परिपक्व अंडाणु निकलते हैं, अर्थात अंडोत्सर्ग 2 मासिक स्राव के 14वें दिन के समीप तथा उससे आगे के दिनों में संभोग से दूर रहा जाए तो प्रायः अंडाणु का निषेचन नहीं होगा। और यहाँ पे दूसरा विधि है यांत्रिक विधि, मैकेनिकल मेथड। इन दिनों पुरुषों और स्त्री दोनों के लिए अलग अलग वैज्ञानिक यांत्रिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिससे अंडाणु निषेचन पर नियंत्रण किया जा सकता है। पुरुषों के लिए कंडोम का उपयोग सबसे सरल एवं प्रभावी उपाय है। कंडोम बहुत ही पतले रबर जैसे पदार्थ से बनी होती है, जिसे संभोग से पहले शीशन के ऊपर आवरण की तरह ढाल दिया जाता है। इससे संकलन के समय वीर्य योनि में प्रवेश न कर इसी में एकत्रित होता है। इस कंडोम के उपयोग से नर नारी एड्स जैसे जानलेवा लैंगिक संचारित रोगों से बचते हैं। और यहाँ पे स्त्रियों के लिए डायफ्राम, कॉपर टी तथा लूप जैसे पारिवारिक नियोजन के संता उपलब्ध हैं। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे डायफ्राम को स्त्री की योनि में डालकर गर्भाशय की ग्रीवा सर्विक्स में बैठा दिया जाता है, जिससे वीर्य फैलोपियन नलिका में प्रवेश नहीं कर पाती है। कॉपर टिक तथा लूप धातु या जिससे गर्भाशय की दीवारें बहुत अधिक मात्रा में म्यूकस निकालने लगती है, इसके कारण गर्भाशय की दीवारों में भ्रूण का आरोपण नहीं हो पाता। अगला है रासायनिक विधि, केमिकल मेथड। रासायनिक विधि केमिकल मेथड, यहाँ पे इसका देख लेते हैं।
ऐसी विधियों में विभिन्न रसायनों के निर्मित से गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किया जाता है। जैसे रसायनों से निर्मित एक ऐसा क्रीम स्त्री के योनि पर लगा दिया जाए तो शुक्राणुओं को नष्ट कर देती है, इससे निषेचन नहीं हो पाता। कृत्रिम तरीके से विभिन्न रसायनों द्वारा एट्रोजन तथा प्रोटोजन जैसे हार्मोन्स बनाए गए हैं जो गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में उपलब्ध है। स्त्री जब इसका सेवन करती है तो उसके सामान्य मानसिक चक्र बाधित हो जाते हैं तथा अंडोत्सर्ग नहीं हो पाता। यह जनसंख्या नियंत्रण का अत्यंत सुरक्षित प्रभावशाली विधि है। और अगला है सर्जिकल विधि, सर्जिकल मेथड। इसके अंतर्गत पुरुष नसबंदी किया जाता है जिसमें शल्य क्रिया द्वारा शुक्र वाहिका को हटाकर धागे से बांध दिया जाता है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं, जिससे वृषण में बनने वाला शुक्राणु का प्रवाह स्त्री के योनि में न हो पाता। स्त्रियों में होने वाली इस प्रकार की शल्य क्रिया स्त्री नसबंदी कहलाती है। इसमें फैलोपियन नलिका को धागे से बांध दिया जाता है जिससे अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं, परंतु फैलोपियन नलिका के गर्भाशय की ओर नहीं जा पाते। शल्य क्रिया के द्वारा गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को उसके विकास में एक निश्चित अवधि के भीतर योनि के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। इसे गर्भाशय के चिकित्सापन या MTP कहते हैं। MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी विकसित देशों की तरह हमारे देश में भी MTP को कानूनन मान्यता प्राप्त है। और यहाँ पे 5वां हो जाएगा सामाजिक जागरूकता। जनसंख्या वृद्धि का मानव समाज पर प्रभाव तथा इसके नियंत्रण के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग का प्रचार समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, दूरदर्शन, पोस्टर या ने प्रचार सशक्त माध्यमों के द्वारा किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे समाज में परिवार नियोजन द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के प्रति मानव की जागरूकता बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, लैंगिक जनन संचारित रोग क्या है? यौन संबंध से होने वाले रोग जिसे लैंगिक जनन संचारित रोग बोलते हैं। इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया। यौन संबंध से होने वाले संक्रमण रोग को लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। ऐसे रोग कई तरह के रोगाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, प्रोटोजोआ, यीस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। ऐसे रोगाणु मनुष्य की योनि, मूत्र मार्ग जैसे जनन अंगों या मुख या गुर्दा जैसे स्थानों पर नम और उष्ण वातावरण में बनते हैं। उन व्यक्तियों में ऐसे रोगों को होने की संभावना अधिक होती है जो एक से अधिक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संबंध रखते हैं। मनुष्य में होने वाले ऐसे प्रमुख रोग निम्नलिखित हैं। यहाँ पे बताया गया है ऐसे रोग के बारे में। वायरस जनित रोग, सर्विक्स कैंसर, हर्पिस तथा एड्स मनुष्यों में वायरसों से होने वाले प्रमुख रोग हैं। एड्स HIV के कारण होने वाले रोग। दूसरा है बैक्टीरिया जनित रोग, गोनोरिया, सिफिलिस, यूथोराइटिस तथा सर्विटिक्स बैक्टीरिया संक्रमण से होने वाले कुछ प्रमुख रोग हैं। और यहाँ पे तीसरा है प्रोटोजोआ जनित रोग। स्त्रियों के मूत्रजनन नलिकाओं एक प्रकार का प्रोटोजोआ के संक्रमण से होने वाले रोग को ट्राइकोमोनियासिस कहते हैं। तो इसमें टोटल प्रश्न कर लिया गया है चैप्टर 6 का। इसके पहले वाले वीडियो आप लोग नहीं देखा तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।